नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बगैर परेशानी के आज की इस खास क्लास को शुरुआत की जा रही है और ये है आपका यूपीएसआई का बहुत बड़े लेवल का मॉक। और इस मॉक के अंदर जो आज चर्चाएं होंगी वो कुछ अलग ही लेवल की होंगी। तो फटाफट से बता दीजिए कौन कौन ऐसा छात्र है जो इस मॉक की क्लास को लेने के लिए आ चुका है। बगैर परेशानी के बताना है आपको। जय महेशमती दाऊ अनुपम भी क्लास के अंदर आ चुके हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बगैर परेशानी के यूपीएसआई के इस मॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यूपीएसआई 2025-26 के स्मॉक को स्टार्ट कर रहे हैं। दिस यूपी कांस्टेबल 2026 एंड दिस इज जीके जीएस क्लास एग्जाम पेपर। भौकाल इसे कहते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि भौकाल किसे कहते हैं। ठीक है, थालापति स्टाइल में आई एम वेटिंग सर। स्टार्ट करते हैं बच्चा, और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, आप टेंशन फ्री रहना। ठीक है, जो जो बच्चे आए हैं आप सभी का स्वागत है। कमेंट करके बता दीजिए आज आप मॉक के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। और वैसे तो ये क्लास 9 बजे होगी रेगुलर। मॉक का जो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग है नाइट में 9 पीएम। टाइमिंग है 9 पीएम होगी, डेली होगी ये, डेली डेली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं मौकों की संख्या बढ़ाता चला जाऊंगा और मौकों की संख्या इनफाइनाइट के पास तो नहीं लेके जाऊंगा ये, लेकिन बहुत सारे मॉक होंगे अब आपके। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल तक ये मॉक रहने वाले हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम तक ही रहेंगे। लेकिन हम पहले मेजर फोकस हमारा है यूपीएसआई। जो मेजर फोकस हमारा क्या है, मेजर फोकस दैट इज यूपीएसआई। लेकिन कांस्टेबल वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं क्योंकि आपके लिए भी जरूरी रहने वाला है। कांस्टेबल वाले बच्चे भी ले सकते हैं, आपके लिए भी जरूरी रहने वाला है। स्टार्ट करें। जी हाँ, ये है मॉक नंबर 2। इसके अंदर हर एक प्रकार की चीज शामिल होगी। हर एक प्रकार का मतलब है हर एक प्रकार। इसके अंदर आपकी पूरी यूपी मतलब जीके शामिल होगी, देन यूपी जीके शामिल होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका मूल विधि शामिल होगी, करंट शामिल होगी। मूल विधि है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, और इसके अलावा कंप्लीट जो जीके तो है ही है, और करंट अफेयर के अलावा आपकी स्टैटिक भी इसके अंदर शामिल आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप रेडी हैं तो मुझे बता दीजिए कि हाँ जी सर, हम इस क्लास को लेने के लिए रेडी हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे और बहुत ही अलग स्तर पर आज हम चीजों को लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं इसमें आपका बचेगा, चीजों को आप अच्छे प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करूं? लीजिए। जय दादा परशुराम, जय दादा परशुराम। मृतिक कृषि की के वाले हो यार हम। चलो, पहला है ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार विश्व की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है। देखो, ये तो हर कोई बता देगा कि भैया कि फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अमीर कौन है, ये तो कोई भी बता देगा आपको। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सी बात हो जाएगी। सर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये तो कोई बता देगा कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। ह्यूरॉन के अकॉर्डिंग सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ये तो कोई भी बता देगा। अमीर व्यक्ति आपका कौन है? जैसे पहले आपको मुकेश अंबानी देखने को मिलेगा, मुकेश अंबानी आपको देखने को मिलेगा, अंबानी आपको देखने को मिलेगा, मुकेश अंबानी। दूसरा आपको मुकेश अंबानी के साथ दूसरा गौतम अडानी देखने को मिल जाएगा, और तीसरा है रोशनी जो नादर है, रोशनी नादर जो आपको देखने को मिल जाएगी, मल्होत्रा, एचसीएल वाली रोशनी नादर मल्होत्रा। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, गौतम अडानी अडानी है, और रोशनी मल्होत्रा, रोशनी मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, रोशनी नादर है जो एचसीएल की मालकिन है, एचसीएल की मालकिन है। तो पहले नंबर पे मुकेश है, दूसरे पे गौतम है, तीसरे पे रोशनी नादर है। लेकिन प्रोफेशनल मैनेजर की बात करता हूं तो रोशनी नादर मल्होत्रा नहीं है, एचसीएल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, गली गली में हल्ला है, जयश्री उलाल सबसे बड़े प्रोफेशनल मैनेजर हैं। ठीक है, यही बात आपकी गली गली में चल रही है। इनके बारे में पूछा भी आपसे जा सकता है। ये कहां पर है सर? ये एरिस्टा नेटवर्क में वर्किंग है। एरिस्टा नेटवर्क में वर्किंग आपको देखने को मिल जाएंगी। कंपनी इनकी कौन सी है? कंपनी एरिस्टा नेटवर्क। कंपनी कौन सी है बच्चे? एरिस्टा नेटवर्क कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। एरिस्टा नेटवर्क कंपनी है जिसमें करंटली ये वर्किंग में है। ठीक है, थोड़ा इस बारे में भी आपकी कंफर्टेबिलिटी आनी चाहिए। एरिस्टा नेटवर्क में वर्किंग है ये। ठीक है, याद रखेंगे। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी। देखो, जितने भी बच्चे आ चुके हैं सबके सब मिलकर एक बार लाइक कर दो, जिससे कि हमारी लाइकों का जो लेवल है वो एक अलग स्तर पर पहुंच जाए और अधिक बच्चे इस पे जान पाए कि हाँ भाई आज चल क्या रहा है। आगे हम बात करते हैं, लीजिए दूसरे नंबर का सवाल। ये आपको पूरी की पूरी 50,170 करोड़ की मालकिन है। पहले मुकेश, दूसरे पे गौतम, तीसरे पे रोशन नडार, एचसीएल टेक्नोलॉजी। ये पूरा इस तरीके का पीडीएफ कंटेंट भी आपको दिया जाएगा जिससे कि आपकी जो दिमाग की बुद्धि है वो भी एकदम खुल जाए। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है, एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ
सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। किसके लिए? संवैधानिक निकाय अनुसूचित जातियों के लिए इसको किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट ये भी है आपका, ये बना कब था। पॉइंट ये भी है आपका, ये बना कब था। सर जी बहुत तगड़े लेवल का सवाल आपने पूछ लिया है, हमारे तो हंसते हंसते पसीने छूट जाएंगे। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे 65वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिला कि भाई 65वां संविधान संशोधन भी हुआ, और भी चीजें आपकी हुई। 65वां संविधान संशोधन सर इसके अंतर्गत कब हुआ था, ठीक है। चलो देखो, पहले एक नेशनल कमीशन बनता है जो दोनों जातियों के लिए बनता है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। कोई स्किप नहीं करेगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा इसका। ये यूपीएससी बैच 1 2017 में आया था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। रिलेटेड कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं, ठीक है। चलो रिलेटेड क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एट्रोसिटी प्रिवेंशन कमेटी, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यह आर्टिकल 338 में है, लेकिन यहां पूछा गया शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट प्लानिंग कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं सर। पूछा है अनुसूचित जातियों के बारे में पूछा है, तो यहां भी अनुसूचित जातियों के बारे में बात की गई। करेक्ट आंसर यही होगा। मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना आपको कब देखने को मिलेगी, इसकी स्थापना आपको कब देखने को मिलेगी, स्थापना के बारे में डिस्कशन कीजिए। स्टैब्लिशमेंट के बारे में बता दीजिए, स्टैब्लिशमेंट आपको कब देखने को मिलेगी, स्टैब्लिशमेंट आपको कब देखने को मिलेगी, बताइए। एस्टैब्लिशमेंट आपको कब देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके आपको बताना होगा। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो दो तीन पॉइंटर्स होंगे जो इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आपको बताएंगे। पहला एस्टैब्लिशमेंट इसके बारे में समझना, ठीक है, पहला एस्टैब्लिशमेंट इसके बारे में समझना कि वो किस तरीके से काम करेगा। मैं थोड़े से पॉइंटर्स के थ्रू इसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में आपके डाल दूंगा, तो इसके बारे में थोड़ा समझना एस्टैब्लिशमेंट कब होती है। सर 65वां संविधान संशोधन है, 65 संशोधन आपको देखने को मिलेगा। 65वां संविधान संशोधन है जो आपको देखने को मिलता है 1990 में। 65वां संविधान संशोधन है जो आपको देखने को मिलता है 1990 में। इसी के माध्यम से इसके अंदर ये चीजें हुई हैं सारी की सारी। इसी के माध्यम से इसके अंतर्गत ही 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से सारी चीजें आपकी हुई हैं। इसी के अंतर्गत किया जाता है, नेशनल कमीशन बनाया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये बनाया गया था। बट इसको सेपरेट कब किया गया सर? सेपरेट इसको किया जाता है 89 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसको सेपरेट कर दिया। एनसीएससी अलग हो गया, एनसीएसटी अलग हो गया। बच्चे ये सवाल बन सकते हैं क्योंकि ये सवाल रिपीटेड है, तो इस बेसिस पर अगला सवाल बन सकता है, ठीक है। चलो बिल्कुल भाई बिल्कुल, अनुपम भाई बोलना शुरू करो, क्या बात कर रहे हो। तीसरा है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू जो हमारा मुख्य सूचना आयुक्त बनता है, ये 2005 के माध्यम से बनता है। 2005 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट आपका 2005 में ही आया था। आरटीआई एक्ट आपका 2005 में ही आया था। इसी के बेसिस पर आप थोड़ी सी चर्चा करिए और बताइए इसके बारे में कि यूनियन होम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, तो किसके पास पावर है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? फटाफट बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए बगैर किसी परेशानी के। हटाने की प्रोसेस का देखो, पेपर में क्या सवाल आ सकता है, इनको हटाने की प्रोसेस का ब्यौरा कहां पर दिया गया है। देखो तुक्का तो आप लगा दोगे, तुक्का तो आप लगा दोगे और एग्जैक्टली आप बता दोगे कि करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो तुम बता दोगे कि भारत के राष्ट्रपति करेक्ट है। बट इसमें ना कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं कि जैसे इनको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कहां पे है, यह वर्णन कहां दिया गया है, यह वर्णन आपका कहां दिया गया है, यह वर्णन कहां दिया है सर? यह डिस्कशन जो दिया गया है, डिस्कशन जो आपको दिया गया है वह कहां दिया गया है सर? डिस्कशन जो आपका दिया गया है वो डिस्कशन कहां दिया गया है सर? यह डिस्कशन दिया गया आरटीआई एक्ट के अंदर दिया गया। आरटीआई एक्ट के अंदर दिया गया है 1990 सॉरी आरटीआई एक्ट आया था बाबू 2005 में आपका। इसी के अंदर आपको बताया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है जो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा सकता है। आरटीआई एक्ट के अंदर इसका ब्यौरा दिया गया है कि प्रेसिडेंट ही इसको हटाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथा सवाल है, आपको बताना है, ठीक है, आरटीआई से पूछा गया सवाल है, मूल विधि है तो आरटीआई से सवाल बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये तो बताइए जरा कि अगर मैं चर्चा करूं, ठीक है, अब बताओ, अगर मैं इस सवाल के बारे में चर्चा करूं, सवाल बढ़िया है वैसे तो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना उपयुक्त
लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? बताइए। किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप जेई गेट या फिर आपका आईआईएम, यूपीएससी, ईटी से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां मांगी जा सकती हैं। मतलब यहां से आंसर शीट्स मांगी जा सकती हैं। क्या आरटीआई के थ्रू आप आंसर शीट मांग सकते हैं? राइट? क्या आरटीआई के अकॉर्डिंग आप आंसर शीट मांग सकते हैं? पहला पॉइंट ये है। दूसरा है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति इत्यादि जान सकते हैं कि हमारा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है ये हमने अप्लाई किया है, इसका स्टेटस हमारा क्या है। इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। सर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, हम दोनों ही चीजों को जान सकते हैं, हम दोनों ही चीजों को जान सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल और आता है, क्या मांग करने का कोई स्पष्ट कारण बताना जरूरी है? नहीं है। मांग करने के स्पष्ट कारण को बताना जरूरी नहीं है। आरटीआई कितने दिनों के अंदर पारित हो जानी चाहिए? 30 दिन के अंदर आरटीआई पारित हो जानी पड़ती है। 30 दिन के अंदर आरटीआई पारित करा देनी पड़ती है, ठीक है, याद रखना। और इस जानकारी को कैसे कैसे मांगा जा सकता है? कौन सी जानकारी मांगा जा सकती है? तो धारा 2 के एफ में बताया गया है कि कौन कौन सी जानकारी आपकी मांगी जा सकती है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये दोनों ही चीजों की जानकारी इसके अंदर लागू होती है, इसकी डिमांड की जा सकती है, ठीक है। आगे बात बताएंगे, ठीक है। चलो 5वें नंबर का सवाल, ये आरटीआई एक्ट में आता है जो 2005 में आया था, उसी बेसिस पर है। इससे एक सवाल बन सकता है कि जो आरटीआई एक्ट में अगर कोई डिमांड की जाती है तो हमें बताना पड़ता है कि ये क्यों की जा रही है, क्या कारण बताना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगला सवाल, 2025 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी विशालतम अर्थव्यवस्था कौन सा राष्ट्र बना है? इसके बारे में बताइए। 4.187 बिलियन डॉलर्स के, ट्रिलियन डॉलर्स के साथ, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ ये भारत है जो टॉप पर पहुंचा है। ये भारत है जो टॉप पर पहुंचा है, इसके बारे में याद रखना। ये कौन है? दिस इज इंडिया विच बिकेम अ टॉप। ये इंडिया ही है जो टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। ये कौन है? ये इंडिया ही है जो आपको टॉप पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो इसके बारे में याद रखना। दूसरा, जापान को पीछे छोड़कर विश्व का चौथी विशालतम अर्थव्यवस्था कौन सा राष्ट्र बना है? मैंने बताया ये इंडिया ही है। दूसरा हम इसमें चर्चा कर लेते हैं, दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 में आपका जापान को छोड़कर बना है, इंडिया बना है। पहले नंबर पे कौन है? सर दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। जर्मनी कौन से नंबर पे है? सर जर्मनी आपकी तीसरे नंबर पे है, और जो चाइना है वो दूसरे पे है, और यूनाइटेड स्टेट्स आपकी पहले पर है। यूनाइटेड स्टेट्स आपकी पहले पर है। चलो बहुत बढ़िया। 20 रुपए आ चुके हैं, लगता है जैकेट बदलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि चंदा इकट्ठे होते के काफी हो गया है, मतलब हो गया है शायद 201 रुपए हो गया है। तो फिर मैं जैकेट ले लूंगा अपनी दूसरी है, 300 रुपए की आती है। एक बच्चे ने ऐसे कहा था कि ऐसे कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए भी एआई स्लाइड आपकी बनाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन दूसरा, जर्मनी तीसरा और चौथा अपना इंडिया है। तो ये एनहांसमेंट आपको देखने को मिला है। इंडिया का 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी आपको देखने को मिलती है। 8.2 की जीडीपी वृद्धि हमने देखी है, जो सबसे तेज वृद्धि है, अब तक की सबसे तेज वृद्धि आपको यही देखने को मिलेगी। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा, 6वें नंबर का है। भारतीय कानून के अनुसार किशोर ऐसा व्यक्ति है जिससे कितनी वर्ष की आयु पूरी कर ली हो? किशोर हम किसे कह सकते हैं? फटाफट बताओ, किशोर किसको कहा जा सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किशोर किसको कहा जाता है? बीएनएस के अंदर उल्लेखित है, बीएनएस में आपका उल्लेखित है, बीएनएस में बालक शब्द का प्रयोग किया गया है, बालक शब्द का प्रयोग किया गया है, चाइल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। चाइल्ड शब्द का प्रयोग लिंग तटस्थ है, यह लिंग तटस्थ भी बताया गया है, तटस्थ भी बताया गया है, लिंग तटस्थ भी बताया गया है, जेंडर न्यूट्रल बताया गया है। बालक कितनी भी उम्र का हो सकता है, बालक कोई भी जेंडर हो सकता है। इसके लिए धारा कौन सी है वो भी मुझे बता दो, बालक की परिभाषा कहां पर है? लिंग तटस्थ यानी जेंडर न्यूट्रल इसको दिया गया है, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल इसको रखा गया है। इसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो एज 18 मेंशन की गई है, एज 18 मेंशन की गई है। जुवेनियल में ये 16 है, जुवेनियल में ये 16 है। जुवेनियल में कितनी आपको देखने को मिल जाएगी? 16 आपको देखने को मिल जाएगी, बगैर परेशानी के। इसके बारे में याद रखना, बगैर परेशानी के इसके बारे में याद रखना, जुवेनियल में ये एज 16 आपको देखने को मिलेगी। ओके, धारा 2 के नहीं, धारा 2 के कौन सा भाग है बच्चे? धारा 2 के 3 में उल्लेखित है। बहुत बढ़िया, धारा 2 के 3 भाग में उल्लेखित आपको इसकी परिभाषा देखने को मिल जाएगी। वेरी गुड, परफेक्ट। आगे हम बात करते हैं, 7वें नंबर का सवाल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा बीएनएसएस की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्यवाहियों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य बनाती है? बेटा मैंने यही सवाल क्यों पूछा? देखो पॉइंट होता है, पढ़ा आपको सब रहे, सब पढ़ा रहे हैं आपको,
ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे इकलौता मैं ही टीचर हूं, जो मैं इकलौता पढ़ा रहा हूं और सब पढ़ा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होता, सब पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। एवरीवन इज टीचिंग यू एंड यू आर गेटिंग टीचिंग फ्रॉम एवरीबॉडी। पढ़ा भी आपको सब रहे हैं, पढ़ भी सबसे, ठीक है। आप में से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं इस बात को बुरा भी नहीं मानता, अच्छी बात है, पढ़िए, आप जगह जगह पढ़िए, आपके पास इतना समय है व्यर्थ करने के लिए, करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। लेकिन बात यह है कि छपे छपे क्वेश्चन कराने से अच्छा है क्वेश्चन ऐसे कराए जाए जो कि एग्जाम्स में आए हों या रिलेट करते हों, तो ये जरूरी है, ठीक है, याद रखना। 20 रुपए और आते हुए, ठीक है, जो उपाध्याय नाम से आए हैं, लड़के का नाम है अविनाश उपाध्याय, बहुत बढ़िया अविनाश। भाई मत कर लाला, मत कर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, बात को समझो, अंतर क्या है बेटा। ये सवाल आपका सीपीओ में आ चुका है, ठीक है। सीपीओ भी सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन है और इसको एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराया गया था एडिक्विटी के द्वारा। सीपीओ के बाद बाकी अगर मैं बात करूं तो यह सीजीएल में भी आ चुका है और ये एनटीपीसी में भी आ चुका है, सेम सवाल आ चुका है। तो इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि सवाल बहुत जरूरी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत जरूरी आपको देखने को मिल जाएगा। ये धारा 105 में है, ये धारा 105 में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर है धारा 105, इसी के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है, धारा 105 के अकॉर्डिंग इसकी चर्चा की गई है, याद रखना। एफआईआर की परिभाषा किस बीएनएसएस में दी गई है? एफआईआर की जो परिभाषा है ये किस में दी गई है? एफआईआर की जो परिभाषा है ये किस बीएनएसएस में दी गई है? तो करेक्ट आंसर होगा 273। 273 वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बीएनएसएस 50 आपसे पूछ लिया जाए तो इसके अंतर्गत आंसर आपको कितना देखने को मिल जाएगा? क्या अगर आपसे कोई है बीएनएसएस 50 के बारे में पूछ लेता है तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? फटाफट से आपको बताना होगा कि सर बीएनएसएस 50 पूछ लेता है तो किस बारे में आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। बीएनएस 50 के बारे में है, 62 के बारे में आपसे पूछ ले, क्या चीज इसके अंतर्गत आप बताएंगे बगैर परेशानी के, ठीक है। कोई भी समस्या इसके अंतर्गत आपको नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो भैया गलत बात है, गलत बात आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं बच्चों के देख रहा था एक बार, बच्चे इशू क्रिएट हो रहा था ना, एक ब्लिक ब्लिक हो रही थी, है ना। चलो सर इतना बता दो कि आईपीसी और सीआरपीसी आएगी नहीं, कंपैरिजन बेसिस पर आ सकती है, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 50 कैसे आपको देखने को मिल जाएगा। ये हथियार को जब्त करना, हथियार की जब्ती आपको देखने को मिल जाएगा। हथियार की जब्ती जो है, जब्ती, हथियार की जब्ती आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जो भी हथियार है उनको सीज किया जा सकता है, तो सीज ऑफ वेपन्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सीज ऑफ वेपन्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि वेपन्स को सीज किया जा सकता है, यहाँ पे बन सकता है। 62 में आपको देखने को मिलता है जितनी भी गिरफ्तारी होंगी वो संहिता के अनुसार होंगी। गिरफ्तारियों का संहिता के अनुसार होना, गिरफ्तारियों का संहिता के अनुसार होना, जितनी भी गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी संहिता के अनुसार होना, संहिता के अनुसार होना, गिरफ्तारी जितनी भी है वो संहिता के अनुसार होंगी, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर होंगी, अकॉर्डिंग टू द कोड होंगी। और धारा 176 क्या बताती है? धारा 176 का भी अपना हिसाब किताब क्लियर है। धारा 176 आपको एक ही बात बताती है कि जांच करने की प्रक्रिया क्या है, जांच करने की प्रक्रिया क्या देखने को मिलेगी, जांच प्रक्रिया आपको क्या देखने को मिलेगी, इस बारे में चर्चा कीजिए। जांच प्रक्रिया क्या होगी? तो जांच का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में बताया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होगा उस बारे में चर्चा की जाती है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होगा उस बारे में चर्चा की जाती है, धारा 176 है। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ पाए हैं और आपको समस्या भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल है ये रहा 8वां। सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश विल बी हाउ मेनी आवर्स अर्लियर देन द वेस्टर्न गुजरात? पूर्वी अरुणाचल में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले या बाद में आपका होता है? ठीक है, चलो फटाफट इसके बारे में बात बताते हैं, दोनों के अंतर्गत क्या है, कैसे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो दोनों के अंदर जो अंतर आपको देखने को मिलता है वो लगभग 30 डिग्री का है। अगर हम बात करते हैं भारत का जो विस्तार है, ठीक है, मैं आपके सवाल के अकॉर्डिंग ही चर्चा कर लेता हूं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत, अब तुमने ज्योग्राफी नहीं पढ़े ना, तुम मुझसे ज्योग्राफी पढ़ोगे? एक बार बताओ, यूट्यूब वाले जितने बच्चे ज्योग्राफी पढ़ोगे मुझसे? काफी बच्चे तो पढ़े होंगे ज्योग्राफी, मुझसे पढ़े होंगे मेजरली। अगर पढ़नी है तो बताओ, लेवल देखोगे मेरा? दिस इज कॉल्ड एज 3214, 3214 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 32 डिग्री 6 मिनट तक आपको देखने को मिलता है। 8 4 से लेकर 32 6 तक आपको ये देखने को मिल जाएगा एक्सपेंशन, ठीक।
दूसरा है यह 29-33 आपको देखने को मिलता है, या 29-33 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। दिस इज 29-33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो ये आपको बताना है, इस बारे में मुझे बताना, ये बिल्कुल इसी बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी के अंतर्गत बात करता हूं तो कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो 1 घंटे में कितना, वो डायरेक्टली याद रखो, करेक्ट आंसर होगा इसका लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे। क्यों है? क्योंकि 15 डिग्री जब चेंज होता है एंगल, बीच का डिफरेंस लगभग 30 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और 15 डिग्री में आपका 1 आवर चेंज हो जाता है, 1 आवर चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी में आपको पता लगती है कि ठीक है सर 15 डिग्री चेंज हो रहा है 1 आवर में, तो 2 आवर में आपको 2 घंटे के आसपास चेंज होएगा। इसी वजह से इस सूर्य अंतर में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 97.25 किबितु पॉइंट तक, बहुत बढ़िया। 97.25, देखो गोहर माता से किबितु 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये शुरू कितने से होता है भाई, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। गुहर मोती गुजरात, ठीक है, कितने से शुरू होता है गुहर मोती गुजरात? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत कहां से होता है? ठीक है, अरे बच्चे इसके बारे में बताइए। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, बहुत बढ़िया, आपका तो लेवल ही अलग है। खैर छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, बहुत बढ़िया, 7 मिनट आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास का जो टेन्योर है, और फिर 97 डिग्री 5 मिनट, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, ठीक है, गोहर माता गुजरात, ओके परफेक्ट, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है 9, निम्नलिखित में से किस अधिकार का समर्थन करती है? जो नारीवाद है। फेमिनिज्म सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, नारीवाद किस प्रकार के अधिकारों का समर्थन करती है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। नारीवाद किस तरीके की चीजों का समर्थन करती है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सर फेमिनिज्म सपोर्ट करेगा किस चीज को, नारीवाद किस चीज को सपोर्ट करेगा? फेमिनिज्म। निम्नलिखित में से किसके अंतर है? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्राइबल राइट्स, चाइल्ड राइट, वुमेन राइट। ठीक है, सर महिलाओं का है, फीमेल्स हैं, तो किस प्रकार की ही चीजों को समर्थन कर देंगे? सर नारीवाद है, महिलाओं के हितों की बात करना, यानी महिलाओं के हितों की बात करना। सर क्या इतने लल्लू सवाल भी आएंगे? कुछ क्वेश्चन लल्लू भी पढ़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन लल्लू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक और बात समझना, 2 की टीम में पुलिस रिपोर्ट है, अरे 2 के टीम में पुलिस रिपोर्ट है ना, पुलिस रिपोर्ट तो करना क्या है? पुलिस रिपोर्ट है, ये तो बता दो चाचा कि ये बीएनएसएस है, ये बीएनएसएस है, बीएनएस नहीं है, वरना बच्चों को पता ही नहीं लगेगा, बतानी पड़ती है बेटा। ठीक है, अच्छा यहां पर समझना। दूसरा है, ये तो आप समझ गए, विकलांग व्यक्ति के जो अधिकार हैं, ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलते हैं? आर्टिकल 41 में देखने को मिलते हैं, डीपीएसपी में अगर जाओगे। ट्राइबल अधिकार, जनजातीय अधिकार, क्या डीपीएसपी में संरक्षित है? नहीं है, इनके लिए अलग से आयोग बनाया जाता है आर्टिकल 244 में। ठीक है, चलो अगला सवाल 10वें नंबर का है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया? जो आपको देखने को मिलता है, जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका कब लागू किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, चलो 5 अध्याय 37 धाराएं, 5 अध्याय देखने को मिलते हैं, 37 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं, 37 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी 2006, 5 अध्याय 37 धाराएं। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखें। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको देखने को मिलता है, ये एक ऐसा एक्ट है जो इंडिया के बाहर भी लागू करता है। एक ऐसा एक्ट है, अगर कोई पर्सन है इंडिया के बाहर रहता बट इंडियन है, तो ये वहां पर भी लागू करेगा। इसके अंतर्गत आप थोड़ी सी चीजों को इसमें याद रखेंगे। ठीक है, चलो बगैर परेशानी के कब लागू होता है, करेक्ट डेट भी याद रखो, 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को आपका ये लागू होता है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ना चाहते हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ना चाहते हो, सीधा लिखना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बात खत्म। भाई जीतना भी नहीं लिखोगे तो भाई चीते की तरह ऊपर ही आपको मिल जाएगा, बात खत्म। देखो पॉलिटी, हिस्ट्री, मूल विधि, ठीक है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, तोड़ नहीं भाई। ठीक है, लेवल है। आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चर्चा करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल 11वें नंबर का पूछा है, जब विधि का उल्लंघन करने वाले किसी अभी कथित बालक को बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, तो बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? एक चाइल्ड है जिसको बोर्ड के सामने पेश किया गया, तो बोर्ड की जिम्मेदारी पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगी? ठीक है, फटाफट से, बगैर किसी परेशानी के। अच्छा मैंने जुवेनियल जस्टिस एक्ट आपको नहीं पढ़ाया है, ये जुवेनियल जस्टिस एक्ट से है, मैंने नहीं पढ़ाया, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज को। दिस इज फ्रॉम जुवेनियल जस्टिस एक्ट, जुवेनियल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से ये रिलेट करेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेट करेगा। जस्टिस एक्ट 2015 का था,
उसकी धारा 14 में इस चीज का डिस्कशन है, उसकी धारा 14 में इस चीज का डिस्कशन आपको बताया गया है बिना किसी परेशानी के अंदर। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो। बालक जूनियर जस्टिस एक्ट की धारा 2 के 13 में उल्लेखित है, धारा 2 के 13 में बालक का उल्लेखना की गई है, बालक की उल्लेखना की गई है। लेकिन यहां पे जो पॉइंट पूछा गया वो क्या है, क्या करेगा, यह जो पूरी प्रोसीजर है ये धारा 14 के अकॉर्डिंग है, धारा 14 के अकॉर्डिंग है। अगर एक बच्चा है बोर्ड के सामने पेश किया जाता है तो बोर्ड का पहला उद्देश्य क्या होगा, क्या आते ही बच्चे को पीटेंगे, मारेंगे, इस तरीके की चीजें होंगी? नहीं, अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स को चेक किया जाएगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स को चेक किया जाएगा, इंक्वायर एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, जांच करना और उचित आदेश पारित करना, जांच करेंगे, उचित आदेश पारित करेंगे। ठीक है, पेपर में जरूरी नहीं यही आए, ये भी आ सकता है, धारा कौन सी है, बालक के बारे में क्या है, सब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो 12वें नंबर का सवाल है, वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? प्रजा के द्वारा राजा को दिए जाने वाला जो कर था यह क्या कहलाता था? इसके बारे में चर्चा करिए और बताइए ये क्या कहलाएगा, फटाफट से बताओ क्या कहलाता था, इसके बारे में बात करते हैं। मनुस्मृति में इसका उल्लेख भी किया गया है, इट इज डिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति, और यह कितना % हिस्सा होता था, मनुस्मृति में इसकी चर्चा भी की गई है। ठीक है, याद रखना। ठीक, टेक्स्ट बताइए। तो मेजरली जैसे बच्चे बता रहे हैं कि सर करेक्ट आंसर होगा इसमें राजस्व। अबे राजस्व नहीं होगा, बलि होगा, बलि दी जाती थी, बलि 1/6वां हिस्सा होता था, 1/6 होता था बलि, राजा के अनुसार प्रजा को दिया जाता था। मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख है और अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में इसका उल्लेख है। ठीक है, चलो मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में इसका उल्लेख है, मनुस्मृति में भी है, मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख है, और मनुस्मृति के साथ साथ जो अर्थशास्त्र है उसमें भी इसका उल्लेख है, अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है, अर्थशास्त्र में भी उल्लेख है, में भी उल्लेख दिया गया है, अर्थशास्त्र में भी उल्लेख दिया गया है, अर्थशास्त्र में भी उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। अगला सवाल 13वें नंबर का ये रहा, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? SC/ST एक्ट का सवाल है। What is the maximum punishment under section 4 of SC/ST Act? SC/ST Act of 1989, अधिकतम सजा क्या हो सकती है अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई भी कार्य करता है? अधिकतम सजा इसमें कितनी मिल सकती है, फटाफट बताइए। धारा 4 के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ज्यादा सजा नहीं है SC/ST में, धारा 4 के अंदर, धारा 3 के अंदर बताया गया है कि क्या क्या वायलेंस किए जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, 12 महीने की सजा इसमें अधिकतम दी जा सकती है, 12 महीने की सजा दी जा सकती है। SC/ST एक्ट 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 4 में जो सजा है वो केवल कितनी है बच्चे, 12 महीने की सजा का ही उल्लेख है। एक बच्चा मेरी क्लास को देखकर इंस्टाग्राम पर लाइव है, जोरदार, तुम फिर भी इंस्टाग्राम पे लाइव हो। एक चीता ऐसा भी था जो मेरी क्लास को अपने ही चैनल पे लाइव कर दे रहा था। ठीक है तो उनका भी लेवल अलग ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगला सवाल है 14वें नंबर का सवाल है, पूछा है मरुस्थल उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक का लाक्षणिक विशेषता है? Which of the following region in India is the characteristics by the desert fertile plains and moderately forest mountains? ये कहां पर आपके पाए जाते हैं, इसके बारे में आप बताइए, ये कहां पर आपके पाए जाने वाले क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, फटाफट बताओ। देखो कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट ये आपको दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, तमिलनाडु का कोस्ट ही कोरोमंडल है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु, कोस्ट ऑफ TN तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। कोस्ट ऑफ तमिलनाडु आपका क्या है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु जो है कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट कौन सा है, जो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है। ठीक है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु कोरोमंडल है। नॉर्थ वेस्ट रीजन उत्तर पश्चिमी भारत भी आपको देखने को मिलेगा इसी के अंतर्गत, उत्तर पश्चिमी भारत भी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है जी सर, उत्तर पश्चिमी भारत भी इसमें देखने को मिलेगा। पॉइंट क्या है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जो ये वाला हिस्सा आपका है, यहां पर अगर आप देखोगे सर यहाँ फर्टाइल प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, फॉरेस्टेड माउंटेन्स भी है, मॉडरेटली है। तो जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो राजस्थान के आसपास वाला हिस्सा है,
जो राजस्थान के आसपास वाला हिस्सा है वहां हरियाणा टच होता है, राजस्थान टच होता है। करेक्ट आंसर विल बी डी, जय महेशमती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल, ये रहा 14वें के बाद 15वें नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत यानी 1947 की जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है, 1947 की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी बात की जा रही है। हिस्ट्री के भी अच्छे सवाल बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू, टीटी कृष्णामाचारी। नहीं, टीटी कृष्णामाचारी बाद में अपॉइंट हुए थे, किसकी वजह से? डीपी खेतान की डेथ के बाद, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, जब डीपी खेतान की मृत्यु होती है तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी अपॉइंट हुए, राइट। तो डीपी खेतान की जैसे मृत्यु हुई है, ठीक है, राइट, डीपी खेतान की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, इसमें एक बहुत तगड़ी बात याद रखना कि जैसे ही डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, इसके तुरंत बाद इसके अंदर एक पॉइंटर क्रिएट होकर आता है। क्या आता है सर? जो प्रारूप समिति है उसमें अपॉइंट हुए, प्रारूप समिति में आपकी टीटी कृष्णामाचारी फटाफट लेवल पे आपके अपॉइंट होते हैं। अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, भीमराव अंबेडकर आपके कानून मंत्री, जवाहरलाल नेहरू हमारे उस समय प्रधानमंत्री चुने गए थे। सबके सब बच्चे फटाफट से लाइक कर देंगे तो यार हो सकता है हम 400 के पार चले जाए, अब की बार 400 बार हो जाए, आप लोग करा दे तो हो जाए, है जी, याद रखना। सर जी राधे राधे सर, आपकी ऑफलाइन क्लास से हूं। कौन से वाले बैच के हो अमित भाई? 16वें नंबर का सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त के व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो कि आत्मदोष में परिणत है? मतलब आत्म अभिशंसा इसको कहा जाता है कि आत्म अभिशंसा के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है, आत्म अभिशंसा के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। ये कहां पर लिखा हुआ है कि आत्म अभिशंसा के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा? फटाफट बताइए। सारी की सारी चीजों के बारे में चर्चा कर लेता हूं, खुल के एक बार खेल लीजिए, ठीक है। चलो सवाल है कि जैसे आर्टिकल 45 का 7वें नंबर का क्लॉज है ही नहीं, 29 में भी 7वें नंबर का क्लॉज नहीं है, 22 में जरूर 5वें नंबर का क्लॉज है। 22 में 5वें नंबर का क्लॉज है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, वो भी 30 दिन तक बगैर कारण बताए। हाँ, 20 के तीसरे क्लॉज में है आत्म अभिशंसा, उसको उसी के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बेटा 22 का 5 भी जरूर है, थोड़ा सा याद रखना। 22 के 5 के अंदर प्रिवेंशन डिटेंशन का जिक्र किया गया है, इसी में प्रिवेंशन डिटेंशन का जिक्र किया गया है, प्रिवेंशन डिटेंशन का जिक्र इसी में किया गया है। इसी में बताया गया है कि जो एडवाइजरी बोर्ड होता है जो इसके लिए बनाया जाता है उससे आपको आज्ञा लेनी पड़ती है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। विपिन यादव जी 70वें नंबर के सवाल को करेंगे कि नहीं? 1565 में विजयनगर के हिंदू राजा और 4 सहयोगी मुस्लिम शासकों के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? सर बैटल ऑफ खानवा 1527, बाबर और 1527, ये किस किस के बीच में हुई थी? सर बाबर वर्सेस बाबर के मध्य हुई थी, और बाबर के अगेंस्ट में कौन थे? राणा सांगा। बाबर के अगेंस्ट में थे राणा सांगा, इन लोगों के बीच में आपको देखने को मिली है। नेक्स्ट है सामूगढ़ की लड़ाई, आपको जो देखने को मिलती है औरंगजेब और औरंगजेब के भाइयों के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ तराइन, तराइन का जो युद्ध है आपका 1191 में पृथ्वीराज चौहान गौरी, 1192 में पृथ्वीराज गौरी, मतलब तलीकोटा, इसको राक्षसी तागड़ी भी बोलते हैं, राक्षसी तागड़ी भी इसको बोला जाता है, राक्षसी तागड़ी भी इसको बोलते हैं, राक्षसी तागड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। बैटल ऑफ तलीकोटा, राक्षसी तागड़ी भी आपको देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंट है राक्षसी तागड़ी का युद्ध, ठीक है। और इसको बनेर हट्टी युद्ध भी बोला जाता है, इसी को बनेर हट्टी युद्ध भी बोला जाएगा, बनेर हट्टी युद्ध भी इसी को बोला जाएगा, बनेर हट्टी युद्ध भी इसी को बोला जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो 17वें के बाद 18वें नंबर का सवाल है, बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थल का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगति होती है पहली 483 में राजगृह में, दूसरी वैशाली 383 में, ठीक है। तीसरी जो होती है वो 250 में पाटलिपुत्र में होती है, और चौथी जो होती है सब बीसीई में है, ये भी बीसीई में है, और कुंडलवन की जो होती है वो 78 एडी में होती है। करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र नहीं, राजगृह, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन करेक्ट है, ठीक है। पूछा जाता है कई बार राजा कौन कौन है, पहली में राजा कालाशोक है, दूसरी के अंदर आपके जो राजा देखने को मिलते हैं, पहली में अजात शत्रु, दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक, और चौथे में कनिष्क देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर पर्सन कौन कौन है, महाकश्यप सबाकामी, और महाकश्यप सबाकानी, मोगलीपुत्र तिस, और वसुमित्र और अश्वघोष दोनों देखने को मिलते हैं। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 19वें नंबर का सवाल है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 है, 16 है अवसर की समानता,
18 जो देखने को मिल जाएगा उपाधियों का अंत है, और आर्टिकल 15 जो देखने को मिलता है किसी भी प्रकार से विभेद नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रकार के विभेद को मतलब यहाँ कहा गया है कि हर एक प्रकार का जो विभेद है, ठीक है, 15 के अंदर उसका मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद नहीं होगा। कुल मिला के बात यह लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, जन्म स्थान इत्यादि किसी भी आधार पर विभेद नहीं होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल 20वें नंबर का बात करते हैं। 20वें नंबर की, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीदार या पिरामिडीय संरचना का नाम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सीढ़ीदार या पिरामिडीय संरचना जो आपको देखने को मिलती है, यह किस नाम से जानी जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साउथ इंडिया की बात की जा रही है। सवाल मुझे आसान लग रहा है, सवालों का लेवल मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब तेज वॉल्यूम कर लिया क्लास का, बहुत बढ़िया। अब देखो चलो लाइक करिए सबके सब, 400 के पार अब की बार। अच्छा ये तो बताऊं कि अगर मैं इन मौकों को रेगुलर कराऊं तो आप तो रेगुलर रहोगे ना? रेगुलर रहना है बच्चे आपको, ठीक है। ज्योग्राफी का वेटेज कम रहता है यार, 3 क्वेश्चन ही आते हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3 ही आते हैं। करेक्ट आंसर की मैं बात करता हूं। सर क्या मंडप होता है? मंडप होता है गर्भगृह के सामने का स्थान। ये मंदिर है, ये होता है गर्भगृह, सैंक्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सैंक्टम बोलते हैं गर्भगृह। इसके आगे मंडप होता है, इसके ऊपर ये विमान होता है, इसके ऊपर ये विमान होता है, ये अंतराल होता है, ठीक है। याद रखना विमान होता है ये वाला हिस्सा। पूछा गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीदार पिरामिडीय संरचना, करेक्ट आंसर विमान ही है। जगती जो होती है सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, याद रखना। अधिष्ठान बाहर का क्षेत्र होता है, ओपन एरिया होता है अधिष्ठान, ठीक है, याद रखना। कोई समस्या है? आगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल 21वां, कंदर महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस राजवंश के राजा धंगदेव ने किया था? कंदरिया महादेव का मंदिर किसने किया था? धंगदेव ने इसका निर्माण किया था। 1986 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, यूनेस्को में इसके अंदर शामिल किया गया था। यह कौन से राजा थे? सर ये चंदेल राजा थे। चंदेल राजा के अंदर ही आपको राजा धंगदेव देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में यशोवर्मन का भी पूरा हाथ है, यशोवर्मन ने भी पूरा काम किया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है, कोई समस्या मुझे लगती नहीं है। पाल की मैं बात करता हूं तो पाल वंश के जो संस्थापक है वो विजयाल पाल है। तो विजय संस्थापक आपको देखने को मिल जाएंगे गोपाल, गोपाल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। पाल वंश की कैपिटल क्या है? पल्लव के आपको देखने को मिल जाएंगे, जो पल्लव है इसके सिम्हा विष्णु देखने को मिलेंगे, सिम्हा विष्णु आपको देखने को मिलेंगे, विष्णु आपको देखने को मिल जाएंगे, सिम्हा विष्णु। और जो चोला है इनके विजयालय आपको देखने को मिल जाएंगे, विजयालय आपको देखने को मिल जाएंगे, विजयालय, विजयालय चोल आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट है जी हाँ। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 22वें नंबर का सवाल है, What happened to the attached property if the accused is convicted? यदि अभियुक्त दोषी ठहराया जाता है तो कुर्क की गई संपत्ति का क्या होगा? अगर जो अभियुक्त है वो दोषी ठहराया जाता है तो उसकी जो संपत्ति कुर्क कर दी गई है, दोषी सिद्ध के बारे में संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है, तो उस संपत्ति को जो कुर्क की गई है उसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? कुर्क संपत्ति के साथ क्या किया जाएगा, इस बारे में आप बताएं। कुर्क संपत्ति के साथ क्या होगा, फटाफट बताओ। ठीक है चलो, जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या अभियुक्त दोषी ठहराया जा चुका है, ये पहले आरोपी था, बाद में दोषी ठहरा दिया गया, ठीक है। चलो चंदेल राजा बढ़िया आदमी, हाँ जानकार थे मेरे, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो किसी भी जुर्माने की वसूली के लिए आवश्यक सीमा तक इसे जब्त किया जा सकता है, करेक्ट आंसर बोल भी 23वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसके बारे में स्वतंत्रता के बाद भारतीय योजना संरचना के बारे में सही है? भारत की जो योजना है वो सही है। अगर मैं यही बात करता हूँ जो 5 ईयर प्लान है वो कहां से लिए गए हैं, ये 5 ईयर प्लान की चर्चा कर रहा है। 5 ईयर प्लान्स कहां से लिए गए हैं? सर 5 ईयर प्लान्स 1928 जोसेफ स्टालिन के मॉडल पर, जोसेफ स्टालिन के मॉडल पर रशिया से लिए गए हैं। ये यूएसएसआर से लिए गए हैं, यूएसएसआर के ही मुखिया जोसेफ स्टालिन थे। पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता लेके आना था, ये था ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये महाल नोविस के विचारों पर काम करती थी, इसके बारे में आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो बताओ, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे काम करती थी। अब बढ़िया सवाल है, महालनोबिस मॉडल था ये, करेक्ट, बताइए बगैर कृषि परेशानी के। देखो जहां तक मुझे लगता है ये जेसी सैंडी
और सुमन चक्रवर्ती मॉडल था। क्योंकि जो महालनोबिस मॉडल था वो सेकंड नंबर का था, सेकंड था। तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें सही होगा। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान थी ये महालनोबिस नहीं थी, ये सुमन चक्रवर्ती और जेसी सैंडी मॉडल वाला था। ठीक है जी हाँ, जो महालनोबिस की थी, पीसी महालनोबिस की, वो सेकंड वाली थी, हैरोल्ड डोमर पहली थी। ठीक है, चलो 23 के बाद 24वें नंबर का सवाल, विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? राय वहां के व्यापारी थे, अमीर वहां के रईस लोग थे, लेकिन ये बहमनी में थे, बहमनी में थे। अमारा नायक करेक्ट आंसर है, अमारा नायक को ही कहा जाता था, जो विजयनगर एम्पायर के अंदर यहाँ पर कमांडर की भूमिका निभा रहे थे। कौन थे? अमारा नायक ही हैं, जो यहाँ पर कमांडर की भूमिका निभा रहे थे। इसके रिगार्डिंग आप याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, याद रखें। नागलापुरम क्या है? एक मंदिर है जो तुलुव वंश के कृष्णदेव राय जी के द्वारा अपनी माता जी की याद में बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल है 25वें नंबर का है, सिंपल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल एसएनएमपी किस पोर्ट नंबर पर संचालित होता है? एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यह किस पर चलता है? फटाफट बताओ। फटाफट सर, पहली बात करेक्ट आंसर होगा 161। तुक्का मत मारिए, 161 आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, याद रखना। देखो पूछा गया है ऑपरेट करने के लिए, रिसीविंग के लिए नहीं, ऑपरेट करने के लिए 161 यूज होगा, रिसीव के लिए 162 यूज होगा। ऑपरेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए 161 यूज होता है, रिसीव करने के लिए 162 यूज होता है। करेक्ट आंसर वुड बी 161। देवशी याद रखना। ओके, 26वें नंबर का सवाल है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार नया आयकर कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अर्ज ईच हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू सीरियसली कंसीडर एस्टैब्लिश चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट एंड वल्नरेबल विटनेस कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। 2018 का एक मामला है, किस मामले में कहा गया था कि आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय से, मुख्य न्यायाधीश से, प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल न्यायालय और अति संवेदनशील गवाह वनरेबल विटनेस न्यायालय की स्थापना करने की एक गंभीरता से विचार करने के मामले में बात कही थी। ये कब की बात है? कब की बात आपको देखने को मिल जाएगी? हालांकि बात तो पुरानी है, पर करेक्ट आंसर भी ढूंढना है। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा सर, यह शेखरा सुंदरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो जो 2018 में आपको देखने को मिला था, पॉइंट इसका यही था, संपूर्ण बेहरूबा बनाम भारत संघ, संपूर्ण सुंदरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। करेक्ट आंसर है 2018, इसी के अंतर्गत चर्चा की गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह भी पूछा जाता है बच्चे कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है बनेंगे, वहां आपको दिक्कतें होंगी। मैं इंपोर्टेंट केसेस की वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट केसेस बाय जीत राणा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 28वें नंबर का सवाल, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम उपयोग के कारण निम्नलिखित में से किस घोटाले का खुलासा हुआ था? आरटीआई की यूजेज की वजह से किस घोटाले का खुलासा आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताओ। देखो सिमरप्रीत और आनंद जी, सिमरप्रीत है एक पर्सन और एक आनंद जी हैं, उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र का एक घोटाला था। महाराष्ट्र में एक योजना चलाई गई थी, महाराष्ट्र में एक योजना चलाई जाती है, जो महाराष्ट्र के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, वो भी कब? 1999 के अंतर्गत एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था आदर्श आवास योजना। आदर्श आवास योजना चलाई गई थी, आदर्श आवास योजना, आदर्श आवास योजना चलाई गई, आवास योजना चलाई गई, जिसके अंदर क्या था कि 31 मकान बनने थे, 31 मकान आपके बनने थे, और 31 मकान थे 6 मंजिला, 6 मंजिला 31 मकान आपके बनने थे, 6 मंजिला 31 मकान बनने थे। चर्चा की जा रही थी कि भैया 6 मंजिला मकान बनेंगे, वो भी 31 मकान यहाँ पर बनने थे। तो पॉइंट आती है कि ठीक है भाई, तो बताइए, लेकिन ये किसके लिए बनने थे? जो कारगिल शहीद के घर थे, कारगिल शहीदों के घर बनने थे, कारगिल शहीदों के घर बनाए जाने थे, कारगिल शहीदों के घर इसके माध्यम से बनाए जाने थे। अब इनके बारे में चर्चा होती है कि ठीक है भाई, इनके रिगार्डिंग चीजें आपकी होनी चाहिए, आरटीआई फाइल होती है, तब हमें पता लगता है कि 1999 से 2012 तक इसमें चीजें चलती रही।
केवल 6 घर बने, बाकी पैसे सारे खा लिए गए। तो करेक्ट आंसर है आदर्श हाउसिंग स्कैम घोटाला। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन और रोग का सही युग्म देखने को मिलेगा? के की वजह से रिकेट्स होता है, डी की वजह से ऑस्टोमलेशिया, बी की वजह से बेरी। अगर मैं बात बताता हूं, जो रिकेट्स नाम का रोग है ये आपका बच्चों में हो जाता है। रिकेट्स नाम का जो रोग है ये बच्चों में आपको देखने को मिल जाता है और रक्त स्त्राव जैसी चीजें आपको देखने को मिलती है। रक्त स्त्राव जैसी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। तो रिकेट आपका इस वजह से नहीं होता। पहली बात खत्म। विटामिन के की वजह से रक्त स्त्राव आपका होता है, रक्त स्त्राव आपका हो जाता है, रक्त स्त्राव आपका हो जाता है। खून का थक्का नया बनना आपको देखने को मिलता है, खून बहता चला जाता है। ऑस्टोमलेशिया जरूर होता है, ठीक है, याद रखना। वेरी जरूर होता है। इसको थाइमीन बोलते हैं, थाइमीन, ठीक है, इसको बोलते हैं थाइमीन। विटामिन B1 को बोलते हैं थाइमीन, ही तो होता है थाइमीन, थाइमीन बोलते हैं ना इसको, B1 को थाइमीन बोलते हैं, राइट, याद रखना। लिग्निन बोला जाता है डी को, और कैल्सीफेरॉल बोलते हैं डी को, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाता है। ठीक है यार, टाइम हो गया, मतलब इस वाली चीज को काफी टाइम से पढ़ा है ना, ठीक है। थाइमीन बोलते हैं, B2 को रिबोफ्लाविन बोलते हैं, B3 को नियासिन। गधे, B1 का पूछा है, B1 को थाइमीन ही बोलते हैं ना। हाँ, रेटिनॉल कैल्सीफेरॉल सही। विटामिन के को फ्लिक्रीन बोलते हैं, ये तो मुझे पता है, फ्लिक्रीन बोलते हैं। हाँ, रिकेट्स हड्डी को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, वो विटामिन डी की वजह से होता है, राइट। कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। हाँ सही है, कोई गलत नहीं है। 30वें नंबर का सवाल है। सूचना के अधिकार के तहत अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए जाने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रावधान है। अगर आप अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं तो क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि आपका अरेस्ट क्यों हुआ है, आपका अरेस्ट क्यों हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कारण पूछने का अधिकार, क्यों गिरफ्तार किया गया है, कारण पूछने का अधिकार आर्टिकल 22 में आएगा। बाकी के जैसे आर्टिकल में बता दूं, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 32 के संदर्भ में सर रिट जारी करने का अधिकार है। 23 जो है आपका बाल श्रम, ठीक है, सॉरी बलात् श्रम, जबरदस्ती कार्य कराया जाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इससे रिलेट करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 31वां, निम्नलिखित में से कौन सी आईपीसी की धारा महिला तस्करी से संबंधित नहीं है? अच्छा, ये चीज जो है ये अब नहीं आएगी। मैंने क्यों लिखा है, ये बताने के लिए ही मैंने क्वेश्चन डाला है, ताकि मैं बता पाऊं कि ये क्वेश्चन अब आपको इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेंगे, इस प्रकार से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। बगैर परेशानी के इसके बारे में याद रखना, ठीक है, बगैर परेशानी के इसके बारे में याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक। हाँ, स्किप कर दीजिए धारा 370, बेवकूफ, धारा 370 यहाँ नहीं आएगी, ये धारा 375 है। अब ये बीएनएस में आपका कहाँ डाल दी गई है, बीएनएस में डाल दी गई 63 में। ये है क्या, महिला तस्करी, वो भी सेक्सुअल कामों के लिए। अब ये नहीं आएगा, पूछा जा सकता है कि बीएनएस 63 किससे संबंधित है, पुराने में अगर देखें तो वो 375 से रिलेट करता है, 20 दान से। ये नहीं आएगा वैसे। ये सवाल नहीं आएगा, ये कंपैरिजन बेसिस पर आ सकता है, कंपैरिजन बेसिस पर आ सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में याद रखना। चलो, ये आ सकता है। आपराधिक अपराधों को त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के स्पष्ट व्यापकता, ब्रॉड स्वीप और सामग्री में निहित माना गया था। यह किस मामले में माना गया था? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो माना जाता है कि भाई त्वरित मामले की कार्रवाई होनी चाहिए, उसको आर्टिकल 21 में शामिल किया गया? वह किस मामले में आपका शामिल किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया, पूछा जा रहा है कब किया गया था। सर इसी के बेसिस पर आपकी पीआईएल बनता है, इसी के बेसिस पर आपका पीआईएल बनता है कि त्वरित कार्यवाही पीआईएल बनता है। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून का जो केस था, यही पीआईएल के लिए जो नींव रखी जाती है वो इसी बेसिस पर रखी गई थी, त्वरित कार्यवाही। पीआईएल का आधार यही बना है। अगला सवाल, मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 14 के अंतर्गत मामले की परामर्श के लिए भेजने के निर्देश देता है। सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा। सुनवाई की अगली तारीख कितने समय के भीतर तय होनी होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कितने समय के भीतर सुनवाई की तारीख तय होनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? विद इन 2 पीरियड, नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, 2 महीने के अंदर नहीं होनी चाहिए। और जो भी अभियुक्ता है, जो भी पर्सन है जो इसके अंदर अक्यूज है, उसके पास तक जानकारी 2 दिन में पहुंच जानी चाहिए, 2 दिन में, याद रखना। 34वां सवाल है,
पूछा किस मामले में अदालत ने कहा था कि नगर पालिकाएं सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संसाधनों की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देगी। In which case did the court say that it would not allow municipal government to cite resources shortage as an excuse for civic services। मतलब कि जैसे कई बार क्या होता है कि दो बच्चे, मतलब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब समझाने में इसमें बड़ा मजा आएगा। दो बच्चे नाले में गिरकर दो बच्चों की मृत्यु हो गई। एक एग्जांपल दे रहा हूं। नगर पालिका की गलती थी, नाला खुला हुआ था, नगर पालिका को बुलाया गया, बच्चों की डेथ क्यों हुई? किसी नाला खुला हुआ था, गिर के बच्चों की डेथ हो गई। नाला क्यों खुला हुआ था? सर वो सीमेंट के पैसे नहीं थे। दिस कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता। दिस कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज संभव ही नहीं है कि इस तरीके का एक्सक्यूज दे दिया जाए। अगर इस तरीके का एक्सक्यूज होता है तो समस्या है, याद रखेंगे। ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम मध्य प्रदेश वर्सेस वारदा चंद, जो आपका है ना बनाम वर्धी चंद, ये केस था, वर्धी चंद का केस था जिसमें चीजें डिसाइड की गई थी। दिस वाज द केस ऑफ द वर्धी चंद। तो याद रखना, वर्धी चंद के सामने जो आपके नगर परिषद रतलाम था, वर्धी चंद की वर्धी के सामने रतलाम की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी नहीं चली। तो वर्धी चंद याद रखना, वर्धी चंद याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिलते हैं? पूछा जा रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ विलेज। विलेजों के प्रावधान कहां से मिलते हैं? गांव के प्रावधान कहां से मिले हैं, इसके बारे में पूछा जाए। गांव के प्रावधान कहां से मिले? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सर गांव के प्रावधान मिले मेहरगढ़ से, क्योंकि यहीं पर जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। ये पाकिस्तान में है। जौ के साथ साथ गेहूं के साक्ष्य भी यहीं से मिले। ओल्डेस्ट, आपसे लगभग 5 साल पुराने हैं, 5000 साल पुराने। 36 सवाल है। क्वेश्चन मार्क। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह क्या दंड होगा? क्या वो विदेशी दंड होगा? नहीं। करेक्ट पॉइंट ये है आईटी एक्ट कहता है हमारा भारत के साइबर कानून का ही यूज होगा इसमें। आईटी एक्ट सन 2000 यही चीज बताता है। आईटी एक्ट पढ़ लिया ना आपने? मैंने आपको पढ़ाया हुआ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट को पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुई है ये चीज भी, ठीक है। कृपया करके इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो कब पढ़ाओगे दाऊ? जल्दी ही पढ़ाता हूँ उसको मैं, ठीक है। वो वाला जो केस है वो जल्दी ही पढ़ाने वाला। 37वें नंबर का सवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है। कौन सा सेक्शन ऑफ एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? एनएसए आपको 1980 में आपको देखने को मिलेगी। एनएसए 1980 इसी के तहत काम किया जाता है। 10 धाराएं हैं, भाग नहीं है इसमें। तो उसी के अंतर्गत एनएसए के बारे में पूछा जाता है। एनएसए के अंतर्गत ही आपसे पूछा जाता है। तो बताइए। नहीं, धारा 18 है, सॉरी। एनएसए में 18 धारा है, भाग नहीं है कोई। धारा डायरेक्टली 18 है पर इसमें भाग नहीं है। तो सद्भावना पूर्वक जो की गई कार्रवाई होती है वो कहाँ है? 16 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई है। मैंने बताया था 16, ठीक है, याद रखना। सेक्शन 19 में एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, ये फोटो गलत है। ये एक्ट 16 में बताया गया सेक्शन में। 38वां सवाल है। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो के 1922 में आपका पाया गया था। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था। राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था। इस सिंध में आपको देखने को मिलता है, सिंध में देखने को मिलता है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, याद रखना। ओके, राखल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। 39वें नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? आज की जो क्लास है वाकई में मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई। सवालों के लेवल शुरुआत में बहुत इजी था, बाद में जाकर टफ हो गया। देखा आपने? आप जान के मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे थे। अब इस क्लास के बाद आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आप सबके सब जो बालक हैं, जितने भी बालक क्लास के अंदर मौजूद हैं, वो अपना स्कोर जरूर लिख के जाएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। क्लास एंड होने के बाद यहीं पे रहेगी, कहीं और रिडायरेक्ट नहीं करूंगा। सबके सब बता के जाना कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। दूसरा एक और बात मैं यहाँ पर पहले ही चर्चा कर दूं कि भाई जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये जो बैच, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएसआईडी यूपी पुलिस जीतना जीएससी, ये स्पेशली क्रिएट हुआ है। 4 दिन हुए हैं, 8000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। इसमें मैं पर्सनल लेवल पर आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। फालतू का कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता, सिर्फ वही नोटिफिकेशन जाता है जो जरूरी है। और आपसे भी विनम्र निवेदन है, अगर आप रेगुलर नहीं रह सकते तो इस ग्रुप में मत आना।
इसमें मैं साझा करता हूँ हर एक चीज के बारे में, आपको हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ्स की हर एक चीज के बारे में चर्चा करता हूँ कि क्या चीज आपके लिए रहेगी, और उसके बाद हम उसी बेसिस पर काम करते हैं। जैसे मैंने सुबह सुबह 8 घंटे का शेड्यूल दिया था, ठीक है, हर एक चीज दी थी, नंबर सिस्टम की क्लास मैंने दी, रीजनिंग की क्लास मैंने दी, हिंदी की क्लास दी, रीजनिंग के बारे में भी दी, और ऐसा नहीं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से दी, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में किसी ने अच्छा पढ़ा रखा है तो वो भी मैंने बताया है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिला रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय गिर जाएगी। अच्छा, मूल्यों में भारी बढ़त होती है, प्रति व्यक्ति आय गिर जाएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय धीमी बढ़त के लिए तो धीमी बढ़त होगी, अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो धीमी बढ़त आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर में बात करता हूं, बताइए। देखो, मूल्यों में भारी बढ़त, हाँ, अगर मूल्यों में भारी बढ़त होगी तो व्यक्ति को खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, खर्च ज्यादा करेगा तो उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें धीमी बढ़त होगी। फिर अब जनसंख्या में तेज वृद्धि, ये भी एक मेजर रीजन है। और अगर हम बात करते हैं कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति तो धीमी बढ़त के लिए भी पॉसिबल है। विदेशी विनियमन की उपलब्धता, ये कोई मैटर ही नहीं करेगा। करेक्ट आंसर इज 1 2 3। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 है। कौन सी नीति भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच संतुलन का आकार देती है? Which policy shaped the balance between private and public sector in India's mixed economy? इंडिया की मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो एक प्राइवेट सेक्टर का एक ब्यौरा तैयार हुआ था, वह किसके द्वारा तैयार किया गया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप शायद ना बता पाओ, बट यह है आपका औद्योगिक नीति रेजोल्यूशन 1956 के द्वारा दिया गया था। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी चाहिए, तो होमवर्क क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन भी समझ लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन क्या होगा। होमवर्क में आप मुझे बताएंगे, होमवर्क में आप मुझे एक सवाल बताएंगे यूपी जीके का, यूपी जीके का एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, याद रखें। एक अच्छा सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि बढ़िया लेवल का सवाल पूछना पड़ेगा मुझे कुछ आपसे। हाँ 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 हाँ, एक अच्छे लेवल का सवाल था जो कुछ भी बनाया जा सकता है, जिलों के ऊपर बनाऊं, वनस्पति के ऊपर बताऊं, या किसके अंदर मैं बता सकता हूं एक अच्छा सा सवाल। टॉपिक बताओ, कुछ सवाल टॉपिक से पूछूं। जैसे यूपी जीके के क्वेश्चन आज की क्लास में कम थे, तो मैं यूपी जीके से ही पूछ लेता हूं। ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है लखनऊ की स्थापना, लखनऊ में इमामबाड़ा की स्थापना किसने करी है? लखनऊ में इमामबाड़ा की स्थापना किसने की? बड़ा इमामबाड़ा बनाया है, किसने बनवाया, किसने बनवाया? तो आपको दो तरीके के कमेंट करनी है, एक तो आपको बतानी है कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया, बता पाइए। दूसरा आपको मुझे बताना है कि भैया आपका इस बार मॉक में स्कोर कैसा रहा। आज मॉक थोड़ा टफ रहा है, बाद में बताइएगा। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।